अच्छा, विमाओं के उपयोग पढ़ रहे थे ना। हाँ, 2 उपयोग हो गया था, 2 हो गया था, तीसरा हम लोग को करना है। अच्छा, कौन कौन से हुआ था? तो हम लोग एक तो कर लिए थे, विमीय विधि से किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, जैसे न्यूटन को डाइन में बदलना, डाइन को न्यूटन में बदलना, या जूल को आर्ग में बदलना, हो गया। ठीक है, तरीका ही समझ लेते हैं। दूसरा हम लोग ये भी सीख लेते हैं कि कोई भी समीकरण दिया हुआ है, तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि विमीय विधि से वो सही है कि गलत है। ध्यान ये रखना है कि वो केवल और केवल भौतिक राशियों में संबंध को ही सही बता पाता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा ये चीज़ नहीं बता पाता। हाँ, ये नहीं बता पाएगा कि आंकिक रूप से सत्य है कि नहीं, समझ गए। विमीय संतुलन बता पाता है कि हाँ, दोनों पक्षों की विमाएं या प्रत्येक पद की विमाएं सही है, तो हम लोग मान लेंगे कि वो समीकरण दिया गया जो है वो सत्य है। क्लियर है? समझा भी दिए थे। जैसे कहीं पर लिखा था, क्या नाम है, हम लोग लिए थे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो भैया इसकी विमा के बराबर होगी और इसकी विमा के भी बराबर, यानी विमीय सूत्र के बराबर होगी। अब यहाँ पर अगर कोई लिख दे 12, तब भी वो सही बताएगा, बेटा ठीक तो है, क्योंकि 12 का कोई विमीय सूत्र होता ही। क्लियर? तो आंशिक रूप से गलत हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग को समझना है, जो कि आप जानते हो बढ़िया से। चलो तीसरा वाला समझते हैं बेटा, है ना। तीसरा वाला आप हेडिंग बनाएंगे। लिखेंगे 2 स्टेबल establish relation among various physical quantities। हाँ, ये हेडिंग बनाएंगे बेटा, टू स्टेब्लिश द रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स विभिन्न, हिंदी भी लिख लेना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ये हम लोग समझने वाले हैं, समझना। ये हेडिंग बनाना बेटा, ध्यान देना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित। ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपने कोई समीकरण चेक किया, मान लो f बराबर कहीं लिखा था ma², आपने कह दिया नहीं सर ये तो गलत है, सही f बराबर m ही होता है ना, तो अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? तो विमीय विधि से आप इस फार्मूले को सही कर सकते हो। क्यों? बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भौतिक राशि किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो आप कहोगे भैया ये तो द्रव्यमान पे निर्भर करती है और दूसरा त्वरण पे निर्भर करती है। अब कितने घात से निर्भर करती है ये नहीं पता, 2 से निर्भर करेंगे, 1 से कितने से करेंगे, तभी तो गलत है, तो उसको सही बनाना है। और मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आप देखना, उदाहरण से हम लोग समझेंगे करना क्या है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या है आपको बता दिया गया कि यदि किसी सरल लोलक का दोलन का, एक एक शब्द अभी समझाता हूँ, दोलन काल को कैपिटल टी से लिखते हैं। तो यदि किसी सरल लोलक का दोलन काल t गोलक के द्रव्यमान, ईश्वर बेटा गोलक के द्रव्यमान, ब्रैकेट में लिखे ना स्मॉल m, कामा गोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई, धागे की लंबाई ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल m, व गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो
इनमें संबंध स्थापित कीजिए। यानी इन सब में क्या बताना आपको, रिलेशन बताना क्या होगा। और हम लोग जाहिर सी बात है विमेय विश्लेषण पढ़ रहे हैं, तो उसी विधि से आपको इनके बीच डेरिवेशन करना होगा कौन सा संबंध सही है। बात समझ आ रही है? एक एक करके समझते हैं। पहले चीज तो हम लोग समझ लेते हैं सरल लोलक क्या होता है, तभी समझ आएगा क्या कर रहे हैं। हाँ, तो सरल लोलक कुछ नहीं होता है। मान लो आपके पास एक स्टैंड है, ऐसे क्लियर है, ऐसे लकड़ी से या किसी भी चीज से ऐसे लगा होगा, समझ आ रही है। इसी में हुक लगा होगा, ऐसे क्लियर है। इसी में कोई धागा बांध देना, धागा 1 मीटर का अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, लगभग 1 मीटर का हम लोग बांधते हैं, ठीक है। 1 मीटर का धागा है मान लीजिए, या लंबाई मान लो धागे की L है। नीचे एक धातु का गोला होगा, छोटा सा है ना, जैसे कंचे की गोली होती है जो, उसी तरीके से ऐसे होगा ये, और इसमें भी ऐसे हुक लगा होगा, क्लियर। उसको क्या करेंगे, इसी में ऐसे बांध के लटका, क्लियर है। अब देखो सारी चीज समझना, इस पूरे सेट को, इस पूरे निकाय को हम लोग सरल लोलक बोल देते हैं। बात समझ आ रही है। अब कहा गया सरल लोलक का दोलन काल, एक एक चीज समझेंगे। दोलन काल क्या होता है, देखो 2 शब्द आते हैं, 2 शब्द, दोनों टेक्निकल शब्द हैं, हम लोग आगे बढ़िया समझेंगे। एक तो है दोलन काल, दोलन काल, पहले दोनों शब्द समझ लो। दोलन एक होता है बेटा कंपन, वाइब्रेशन, बात समझ में आ रही है। ये दोनों है क्या, आप ठीक से बैठो बेटा। देखो दोलन और कंपन समझना है कि होता क्या है। दोनों ही अवधारणाओं से एक ही है, अगर हम दोनों का कंसेप्ट समझे तो एक ही है। कैसे, जैसे समझना, कोई भी बच्चा है मान लो ऐसे, उसको आप झूले पर बैठा दिए, इस पे बैठा दिए, झूले पर बैठा दिए, और इसको आप खींच के या धक्का लगा के मान लो इसको यहाँ ले गए, ठीक है, तो ये यहाँ गया पहले, बात समझ में आएगी। फिर वहाँ से क्या होगा, वापस आएगा, और फिर ऐसे इधर जाएगा, बात समझ आ रही। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसको बोलते हैं एक दोलन। क्या बोलेंगे, क्योंकि एक पूरा चक्कर हो गया उसका। एक बार वो यहाँ से यहाँ गया, हालांकि एक ही स्थान पर आएगा, मैं थोड़ा नीचे कर करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। वो तो जाएगा ऐसे, फिर आएगा भी ऐसे, फिर आएगा भी ऐसे, समझ आ रही है। तो इसको बोलेंगे दोलन, मतलब इधर गया, फिर उधर गया, फिर वापस आके उसी स्थान पर, तो एक पूरा क्या हुआ, साइकिल बन गया, क्लियर। तो जितना समय लेता है कोई भी चीज़ अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उसको हम उसका आवर्त काल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा, जैसे मान लो पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो एक चक्कर अपना कितने समय में पूरा करती है, अप्रॉक्सीमेट 365 दिन, लगभग है ना। वो तो 5 घंटे ही सब चले गए है ना, तो इतने दिन में घूम के वापस आ जाती है, तो उसका क्या हुआ, एक आवर्त काल हुआ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, पिंड है, जो जितने समय में एक दोलन पूरा करता है, उसका हम दोलन काल कहेंगे। तो कुल मिलाकर समय ही तो हुआ, समय हुआ ना, कि बच्चा यहाँ से इसका झूला यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बीच में आएगा, तो एक दोलन पूरा होगा। और ये सब करने में जितना समय लगेगा उसका दोलन काल होगा। जैसे घड़ी होती है ना, वो भी इधर उधर जाता है, उसमें लगा रहता है, घूमता है, तो एक बार यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, फिर आया, तो उसका दोलन, एक दोलन पूरा हो। एक दोलन पूरा करने में जितना समय, दोलन काल। समझ लेते हैं कंपन क्या है। तो जब आप ये जो दोलन काल पढ़ रहे हो, टी टाइम पीरियड, इसी को आवर्त काल भी बोल देते हैं, समझना। एक चक्कर पूरा हो गया ना उसका, हाँ, तो इसी को आवर्त काल भी बोल देते हैं। तो आवर्त काल जब बहुत कम हो, क्या हो, बहुत 0.00 करके ऐसे बहुत कम हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपन। जैसे मान लो यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये साउंड जो है आपके कानों तक कैसे पहुँच रहा है, आसपास जो हवा उपस्थित है उसको मीडियम बना रहा है, उसके कण कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वहाँ तक पहुँच रहा है। समझना, ये पार्टिकल है, मान लो ये कण है, और ये कंपन करता है। कंपन कैसे करेगा, ये अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे ऐसे, या फिर इधर उधर क्या है, कहीं भी ये कण है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी कंपन कर सकता है। वो हम लोग जब तरंग पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो मान लो ये ऐसे ऐसे कंपन करता है, कैसे, ये कण जो था ऊपर गया, ठीक है, फिर ऐसे नीचे आएगा, समझ में आया, फिर ऐसे आएगा, तो ये माध्य स्थिति कहलाती है इसकी। क्या, जहाँ पहले था, तो माध्य स्थिति के दोनों ओर जो अधिकतम विस्थापन हुआ है ना, और उसके बाद जो आ गया है, देखो अधिकतम विस्थापन को भी एक शब्द बोलते हैं आयाम, याद रखना, उसका भी विमीय सूत्र कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है। तो कुल मिला के एक दूरी ही है, घबराना नहीं, आयाम समझो। ये वस्तु था, ये इसकी माध्य स्थिति थी, जहाँ पहले स्थित था, है ना। अब यहाँ से वो अधिकतम
इस ओर कितनी दूरी तक गया है, अधिकतम कितनी दूरी तक गया है, बताओगे सर यहाँ तक गया है ना। तो यहाँ तक की दूरी इसकी आयाम कहलाती है। जैसे आयाम क्या है, दूरी, आयाम क्या है, दूरी, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। हाँ ए से लिखेंगे, ए से हाँ, अरे स्मॉल ए से भी लिखते हैं, कैपिटल ए से भी लिखते हैं। नहीं बताओ, रुक जाओ थोड़ा वेट, एक लोगों का संदेश द्वारा त्वरण और आयाम एक ही हो जाएगा, समझना, ब्रांच अलग हो जाएगा। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, समझ गए ना, जैसे वो आयाम ही बदल जाएगा। पी से आप क्या पढ़ते हो, पावर, आगे हम लोग पी से क्या पढ़ते हैं, संवेग, समझ पा रहे हो ये चीजें। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, एफ से अभी फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हो, प्रकाशिकी में एफ से फोकल लेंथ पढ़ोगे, अलग अलग होगा सब, तो उतना समझना है, वो समझदार है ना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि दोनों एक साथ आ गया तो बदल लेंगे तुरंत, कहेंगे भैया ये आयाम है और ये त्वरण है, तो हमारा। हाँ, और आप बोल रहे थे आयाम और दूरी एक ही चीज़ है, बिल्कुल सही, लेकिन कौन सी दूरी, अलग अलग दूरी को अलग अलग नाम से जानते हैं, समझ गए। जैसे लेंथ ऑफ पाथ, पथ की लंबाई, वो भी तो दूरी है, तो उसको हम दूरी बोलते हैं। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम दूरी, तो एक सीधी रेखा के द्वारा, उसको विस्थापन बोलते हैं, वो भी दूरी ही है, लेकिन विशेष प्रकार की दूरी। ऐसे ये भी एक विशेष दूरी है। कोई भी कण या कोई भी वस्तु अपने एक तरफ, अपने माध्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम जितना विस्थापित होता है, यानी अधिकतम जितना दूरी तक जाता है, इसका आयाम क्या होगा, बताओगे सर यहाँ तक, ये इसका क्या है, आयाम। तो आयाम जहाँ पर आएगा उसका विमेय सूत्र लिख देना एल, क्योंकि एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई का पहला अक्षर है, लेंथ से, है ना, समझ गए। हाँ, तो भैया ये देखो, ये पार्टिकल है अपने ही स्थान पर ऐसे ऊपर नीचे होगा, क्लियर है, कण नहीं आगे बढ़ रहा है, कण अपने ही स्थान पर। तो ये भी देखो, एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से अपनी माध्य स्थिति में वापस आ गया, ठीक है। एक इसका कंपन पूरा हो गया, दोलन इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड बहुत कम है, बहुत जल्दी होता है वाइब्रेशन, बात समझ में आ रही है। तो एक कंपन बहुत, एक दोलन जो है बहुत कम समय में पूरा कर लेता है, तो उसका दोलन का बहुत कम होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कंपन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, दोलन क्या होता है, कंपन क्या होता है। तो जब ये चीज पता है तो दोलन काल क्या होता है ये भी पता चल जाएगा, जितने समय में दोलन होता है, एक दोलन है ना, तो जितने समय में एक कंपन होगा, कंपन काल, या फिर उसी को क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड भी बोलते हैं, यानी कि आवर्त काल, एक चक्कर जितने समय पूरा करता है, एक चक्कर ही तो हुआ, लगा के आगे। हाँ, कंपन बहुत जल्दी होता है, इसीलिए उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, इसीलिए उसको कंपन बोलते ही हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो एक ही हो गया। अब इन सबको हटा दे रहे हैं ना। तो भैया दोलन काल बताओ, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि दोलन काल क्या होता है, समय, एक प्रकार का क्या है, समय, बाकी ज्यादा नहीं जानना। फिर कहा है गोलक, गोलक का मतलब यह इसकी बात हो रही है, अरे गायब हो गया, ये जो गोला है ना धातु का, इसकी बात हो रही है। तो कह रहा है गोलक के द्रव्यमान, गोलक के, ये जो धातु की गोली है इसका कुछ ना कुछ मास होगा ना, तो उस पर निर्भर करता है, कह रहा है कि भैया ये उस बात पर भी निर्भर करता है कितना वजन है उसका, कितना द्रव्यमान है ना, तो टाइम पीरियड है ना। चलो फिर कह रहा है धागे की लंबाई यल पर भी निर्भर कर रहा है, कह रहा है कि आप ये धागे की लंबाई कितनी ले रहे हो, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, अभी तो फार्मूले से पता ही चल जाएगा। और फिर कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर करता है ना, क्यों, क्योंकि आप सभी 9th में पढ़ चुके होंगे वस्तु का भार क्या होता है, आप बताओगे, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी किसी वस्तु को, जैसे ये वस्तु है तो इस वस्तु को जब हम छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, कैसे आ रहा है, पृथ्वी इसको खींच रही है अपने केंद्र की ओर, तो किस बल से खींच रही है, तो बताओगे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। हाँ, गुरुत्वीय बल ही, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, लेकिन जब कोई वस्तु नीचे आता है तो द्रव्यमान तो वही लिया जाएगा, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण ले लेते हैं जी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी ले लेते हैं, जो पृथ्वी के सतह पर हम लोग मानते हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड नहीं सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड तो बेग हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का, समझ गए, ये जी की वैल्यू बताना हूँ। तो इस प्रकार से कह रहा है कि बल लगा के पृथ्वी इसको खींच रही होगी, तो गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। चलो ठीक है भाई, जो कह रहा है मान लेते हैं, अभी तो पता ही चल जाएगा कि किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अब कह रहा है इन सब में सूत्र बनाओ, यानी संबंध स्थापित करो, कौन किस पे डिपेंड करेगा। अब ये समझ में गया, हटा दें, देखो तरीका समझना बेटा, बस केवल तरीका ही समझना है, बाकी सब जगह एक ही चीज। कह रहा है किसी सरल लोलक का दोलन काल t, पहले मैं आराम से समझा दे रहा हूँ t, गोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, निर्भरता का सिंबल बताओ कैसे लिखेंगे, पूरा लिख लें निर्भर करता,
प्रोपोर्शनल, है ना, अनुपातिक जिसको बोलते हैं ऐसे। तो आप बताओगे भैया यम पर निर्भर करता है, बात समझ में आई। अब वो बताया नहीं है कि समानुपाती की, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती की, वर्ग के समानुपाती की, घन के समानुपाती, यानी इसकी घात नहीं बताया। समझ में आ रहा है, घात बताया ही नहीं कि कितने घात पर निर्भर करता है। तो हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ मान लो, तो मान लेंगे ए, एम की घात ए पर निर्भर करता है। फिर कह रहा है धागे की लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो आप बताओगे ठीक है भैया टी जो है तो धागे की लंबाई यल पर भी, यहाँ भी घात नहीं बताया, मान लेना बी, क्या मान लेना, अभी बराबर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बराबर भी होगा, बस हम मान रहे हैं अभी, है ना। तो बी पर यल पर भी निर्भर करता है। और फिर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर करता है। तो कहना ठीक है भैया टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी टू द पावर सी मान लेंगे, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है। अब 1 2 3 तीन नियम हो गया, लिख देंगे नाउ कंबाइनिंग नियम रूल्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड वी गेट, मिलेगा क्या, इन तीनों को मिला दो। ठीक है, तीनों नियमों को मिलाने का मतलब जोड़ना नहीं होगा, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा हो, बस एक साथ लिख देंगे। तो एक साथ लिखने का मतलब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, समझना। हम लोग इतना फर्जी चीज नहीं लिखेंगे, पहली बार बता रहे थे तो समझा दिए। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन देखना भैया, या फिर संबंध कैसे स्थापित करना है आप बताओगे। सर जो दोलनकाल टी है किस पर निर्भर करता है, बताया है यम पर, लिख देंगे। फिर किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, लिख देंगे। फिर किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर, लिख देंगे। और कितने घात से हम लोगों ने मान लिया, ए बी सी। देखो तीनों को मिलाने का मतलब ये हुआ जैसे लिखा है वैसे लिखा रहे, नियम ना बदले। तो नियम वही है, एम टू द पावर ए के समानुपाती था, एम टू द पावर ए के समानुपाती है। एल टू द पावर बी के समानुपाती था, तो एल टू द पावर बी के भी समानुपाती है। जी टू द पावर सी के समानुपाती था, जी टू द पावर सी के समानुपाती। तो अब से ये लिखना ही नहीं भाई, हम डायरेक्ट भी तो समझ सकते हैं, जैसे दिया था लिख दिए। तो भैया यम पर निर्भर करता है, ठीक, यल पर निर्भर करता है, ठीक, जी पर निर्भर करता है, ठीक, समझा दिए। अब कितने घात से निर्भर करता है ये नहीं हम मान लेंगे, ए बी सी जब दे देगा तब तो सूत्र ही नहीं बनाना है, ए बी सी मान लें कि इस घात से निर्भर करता है। समझ आ रहा है। आप सभी जानते हो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये इस पर निर्भर करती है, बराबर नहीं होता है, क्लियर है। तो लेकिन हमको सूत्र चाहिए या समीकरण चाहिए, तो हम बराबर लगाएंगे जबरदस्ती, है ना। तो आप लिखोगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम टू द पावर ए और एल टू द पावर बी और जी टू द पावर सी। समझने वाली बात है, अगर कहीं लिखा हो कि 6 या ऐसे, हाँ 6 समानुपाती है 3 के, इसका मतलब है 6 3 पर निर्भर कर रहा है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अगर हम इसको सूत्र बनाना चाहें तो क्या लिख देंगे, 6 बराबर 3। हाँ बराबर है, नहीं है यार, कहाँ बराबर है, देखो ऐसे जरूरी नहीं है कि ये पूरा इसके बराबर हो, इसीलिए यहाँ कुछ ना कुछ रखना होगा जिससे बराबर हो जाए। तो उसको एक नियतांक होता है ना, या तो गुणा होता है या तो भाग होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो कांस्टेंट यहाँ पर आप यक्स मान लो तो निकाल सकते हो, यक्स यहाँ रोक लेना और 3 गुणे में उधर जाएगा भाग में, 3 दूनी 2 आया ना। तो डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो, इतना छोटा कैलकुलेशन कि 2 से गुणा करा दें तो बराबर हो जाएगा, 3 दूनी 6, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब उस कांस्टेंट को किसी से लिख दो, सी तो पहले लिख चुके हो तो के लिख दो, क्या लिख दो, मान लेना के क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर बता देना ही है के इज कांस्टेंट। हाँ नहीं, जो दिया है क्वेश्चन वो समझे के कहाँ से आ गया, तो आप बता देना कि के क्या है भैया, कांस्टेंट है जो इन सबको बराबर करेगा। अगर पहले से बराबर होंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, के का मान 1 हो जाएगा, प्रैक्टिकली देखेंगे के का मान 1 भी हो सकता है, समझ गए। चलो यहाँ तक हो गया। और इसको बना लेना आप इक्वेशन फर्स्ट, क्या बना लेना बेटा, या टी एम एल जी भौतिक राशि है, समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है, गुरुत्वीय त्वरण है, सब भौतिक राशि है। और बराबर भी लगा है, इसका मतलब ये भौतिक समीकरण है। तो पहले ही हम लोग पढ़े थे सत्यता की जांच, दूसरा नंबर है ना। कोई भी समीकरण दिया है तो भौतिक विमीय रूप से वो सत्य है कि गलत है, तो उसमें एक थ्योरम लगाए थे, प्रमेय लगाए थे या सिद्धांत लगाए थे, प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सामंजस्यता का सिद्धांत। क्या था बेटा, किसी भी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं बराबर होती हैं, ऐसा ही तो कह रहा है। इसमें एक पद इधर है और दूसरा पद उधर है, तो आप बताओ कि भैया हमारा नियम कहता है कि इसकी विमा दोनों की बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वहाँ, बस यहीं से स्टार्ट ही करेंगे। यहाँ तक तो जो उसने दिया था वो लिखने में लग गया टाइम, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करें अपना विमीय विश्लेषण से, इसको हम स्थापित करने प्रयास करेंगे। लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
यानी समघातता या सामंजस्यता के सिद्धांत से। क्या था भैया, दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो जाएंगी, ठीक है। बस एक यहाँ पर लेंगे, बाकी उधर सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे टी, टी क्या है, समय, इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, टाइम का पहला अक्षर टी, वही तो इसका विमेय सूत्र है, समझ गए। क्या लिख देंगे, टी। तो टी का विमेय सूत्र लिख देंगे टी, बड़े ब्रैकेट में करके लिख देंगे, समझ आ रहा, बराबर। के विमाहीन नियतांक, कोई विमेय सूत्र हटा देंगे। एम मास, द्रव्यमान है ना, मास, मास का पहला अक्षर लिख देंगे, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन उसकी पावर भी कितनी है वो भी लगा देना, ठीक है। फिर क्या है, एल, लेंथ है ना, लंबाई, लेंथ का पहला अक्षर कैपिटल में लिख देंगे। अच्छा, टू दी पावर कितनी है लिख देंगे। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका विमेय सूत्र एल टी माइनस टू, पावर नहीं, एल टी, बार बार समझा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन ऐसे करना है, एल टी माइनस टू, ये बताता है कि टाइम का -2 विमा है। अच्छा, अब इसकी पावर कितनी थी, सी, लगा देंगे। हम सभी जानते हैं घात की घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, घातांक का नियम वो भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, इन सब की हम लोग गुणा कराएंगे, यहाँ पावर कितनी, एक, तो ए का गुणा 1 में हो जाएगा, यहाँ भी एक, बी का गुणा हो जाएगा, यहाँ 1 है और -2 है तो सी का गुणा दोनों, देख लेते हैं फटाफट, यही कर दे रहे हैं ना, समझना। इसके बाद इधर आएंगे तो लिखेंगे कि भैया टी, और एक चीज मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, चलो एक स्टेप और है अभी, इतना ही लिखो, टी, बराबर, इसकी पावर 1 और टू दी पावर ए, तो घात की घात लगी है, 1 का गुणा ए में होगा, ए आ जाएगा, लिख देंगे। एम की, एम टू दी पावर कितना हो जाएगा, ए, लेकिन पढ़ेंगे क्या, एम ले, ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखते हैं बेटा, एल है, हाँ, इसकी भी पावर कितनी है, 1, तो बी का 1 में गुणा कराएंगे, बी, समझ आ रहा, हाँ ध्यान यहाँ पर देना थोड़ा, इसकी घात कितनी है 1, तो सी का गुणा 1 में होगा, हाँ सी। अब देखो टी, और यहाँ माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, उसका भी गुणा कराएंगे, और सी का 2 में गुणा कराएंगे। क्या बात है यार, आप लोग तो तेज हो गए, बस एक ही आध महीने बाद आप लोग हमको पढ़ाओगे ना, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, एम एल एल टी ऐसे लिखा है, सबका आपस में गुणा करा लें और ठीक से लिख दें, तो आप बताओगे सर, ध्यान देना, एम अकेला है, ए एल यहाँ भी, आधार समान है ना, जो नीचे लिखे जाते हैं उसको आधार बोलते हैं, तो दाईं तरफ कॉर्नर में ऊपर लिखे जाते हैं उसको घात बोलते हैं। तो आधार समान हो तो गुणे में घाते, हाँ भाई, तो जोड़ दो, बी और सी को जोड़ेंगे, बी प्लस, ओके। अब फिर क्या बचा, टी अकेला है, लिख दो, हाँ लिख दे। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर एम एल टी है, यहाँ पर खाली टी है, कैसे बराबर होगा, बिल्कुल सही भाई, 1 से तो गुणा करा ही सकते हो, 1 से चाहे जिसमें गुणा कराओ, 5 में 1 से गुणा कराएंगे तभी 5 ही रहेगा, तो 1 का मतलब हुआ किसी संख्या की पावर 0 लगा के लेंगे। तो यहाँ पर देखो यम नहीं है ना, तो हम लोग लिख देंगे m की पावर 0, और यल भी नहीं है, इसकी भी पावर क्या लिख देंगे 0, और t है, t को ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा था, तो m0 l0 t, m0 l0। अब ऐसा लिखे क्यों है, समझने वाली बात है, ऐसा जबरदस्ती क्यों लिख दिया है ना, मैं देख रहा हूँ आपका फेस, तब से आप वही सोच रहे हैं जबरदस्ती चल रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान समझना। आप लोग घातांक का एक नियम पढ़ते हो कि भैया कहीं लिखा है a टू दी पावर b, मान लो a टू दी पावर x, और इधर भी लिखा है a टू दी पावर y, समझने वाली बात है। बराबर का चिन्ह बता रहा है कि दोनों बराबर हैं, और आधार बराबर दिख भी रहा है हम लोग को, फिर ये बराबर नहीं दिख रहा, तो ये बराबर तभी हो सकता है जब इनके घात भी क्या हो, तो ये तभी सही होगा जब x बराबर क्या हो, समझ गए, तभी सही होगा। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है ना, हम लोग का तो सूत्र यही मिल गया था, देखो सूत्र तो यही मिल गया ना, बस दिक्कत क्या है, ए बी सी हम लोग जबरदस्ती मान रहे हैं अपने ओर से, तो उसकी वैल्यू चाहिए हम लोग को, उसकी वैल्यू निकाल के यही इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, सूत्र मिल गया। तो यहाँ से जो क्रियाक्रम स्टार्ट की हो भैया आप, वो केवल ABC के लिए कर रहे हैं, तो इतना नजदीक पहुंचे हैं तो ABC की वैल्यू निकालेंगे कैसे, यही लगा के, घातांक का नियम, अगर आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, तो यहाँ t तो था, t भी था, तो इसके घातों की तुलना कर लेते हैं, लेकिन यहाँ यल था, यहाँ यल गायब था, घात की तुलना कैसे करते, तो अच्छा यल यहाँ है क्यों नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि उसकी पावर 0 है, बात समझ आ रही है, इसीलिए नहीं क्योंकि उसकी पावर 0।
क्योंकि उसकी पावर 0 रहेगी तो उसका मान 1 आया होगा, 1 से गुणा करा देंगे तो इसमें नहीं था। अब समझ आया? बस इसीलिए लिख रहे हैं, जो इधर होगा वो इधर लिख रहे हैं। क्यों, किस लिए लिखेंगे बेटा? घात की तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, घातांक के नियम से या फिर घातों की तुलना करने से लिख दें। घातों की तुलना। अब ध्यान देना, हमारी बात एक बहुत विशेष तरीके से समझना भैया, जिसमें चर राशि कम होगा उसकी तुलना पहले करना, क्योंकि आप सभी जानते हो जितनी चर राशियां होंगी उतने समीकरण चाहिए हल करने के लिए। जैसे मैं आपको समझा दूं, यहाँ बी और सी, चर का मतलब जो अज्ञात है, बी और सी दोनों नहीं पता है। अगर यल के घात की पहले तुलना कर लिए तो b प्लस सी बराबर क्या मिल जाएगा? यहाँ l की घात b प्लस सी, यहाँ l की घात 0, तभी तो ये बराबर होगा। अब बताओ, इसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तुरंत रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है जितने अज्ञात राशियां उतने समीकरण चाहिए। यहाँ पर तो दो अज्ञात राशियां b और c, और समीकरण एक है, कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे, कहोगे हम नहीं सॉल्व कर, हमको एक समीकरण और चाहिए। तो इससे बेहतर है कि आप उसमें उसकी घात की तुलना करो जिसमें केवल एक के चर राशि हो, एक ही अज्ञात राशि। बात समझ आ रही है? तो इसमें देखो, जैसे a अकेला है ना, इसकी घात की तुलना करना, इसको मत करना, इसको रोक करो, लास्ट में किया जाएगा। ये भी अकेला है, केवल c, तो ऐसा करना, फिर लास्ट में उसमें करेंगे, भाग से निकाल देंगे। समझ गए? तो आप लोग तो चाहो तो लिख भी सकते हो m के घातों की तुलना, है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा m की घात कितना, m की घात कितना a, यहाँ m की घात, तो ये तभी बराबर हो सकता है जब a बराबर 0। तो घातों की तुलना करेंगे तो लिख देंगे a बराबर 0, डायरेक्ट ऐसे लिख देना, और लास्ट वाला बॉक्स में बना देना, अभी काम लगेगा। ये हो गया। अब l का मत करना, t पे चले, क्यों नहीं करना है आप जानते हो, ठीक है, लास्ट में करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, है ना, लेकिन थोड़ा टाइम। तो t की घात यहाँ कितना है? -2c, और यहाँ t की घात कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है ना, 1 है। तो -2c 1 के बराबर होगा, तभी तो ये बराबर हो सकता है। तो आप बताओगे सर, इसको आप लिख देना -2c जो होगा वो 1 के बराबर हो, लेकिन हमको माइनस और 2c की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो सीधे c की वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं, यहाँ देखो -2 गुणे के रूप में है, उधर जाएगा भाग में, हाँ वही बटे में चला जाएगा। तो इसलिए अगर हम c के लिए सॉल्व करें तो c = 1 बटे -2, हाँ, तो माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, -1। क्लियर है ना? नहीं समझ आया? जबरदस्ती मत करना, नहीं तो बचेगा नहीं। जहाँ नहीं समझ आएगा तुरंत पूछना। ए और सी मिल गया, और जब सी मिल गया है तो ये अज्ञात कहाँ रह गया? तब तो बी केवल बचा है ना। अब इसका भी काम कर दो। आप बताओगे ठीक है। अब यल के घात की तुलना कर लेते हैं। तो एल की घात कितनी है? बी प्लस सी बराबर किसके होगा? यल की घात है 0। हमको बी की वैल्यू चाहिए ना, सी तो मिल गया है, तो बी रोकना और सी प्लस का उधर जाएगा -c। ओके, अगला स्टेप, v = -c की जगह क्या लिख सकते हैं? -1/2। तो माइनस क्या हो जाएगा? यानी b बराबर 1/2। लो भैया, b की वैल्यू भी मिल गई। बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? हमारे अलावा भी कोई पढ़ा रहा है। अब अगर इतना हो गया है तो इसको यही सॉल्व कर दे डायरेक्ट, इतने जगह में हो जाएगा। बस अगर दिक्कत होगी तो बताना, है ना, मैं थोड़ा अलग से समझा दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। दिख रहा है? चलो भाई ध्यान देना, आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ था, पूरा समझ में आ गया ना स्टेप कैसे करना है। सबसे पहले जो भी राशि दिया होगा जिस पर निर्भर करता होगा समानुपाती लगा देना, उन सबकी घात ABC मान लेना, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर कर देना, बराबर लगाओगे तुरंत एक कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ, वो करना और इक्वेशन फर्स्ट बना देना। फिर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना, यानी समघातता का सिद्धांत, दोनों पदों की विमाएं, दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए? बराबर, ऐसा कर देंगे। और यहाँ निकालने का तरीका है यार, है ना, तुम वीडियो देख लेना, पहला या दूसरा है ना लेक्चर वाला, जितना भी इससे पहले का है सब देख लेना जाके, और एक ही दिन बाद देखना, नहीं ऊब जाओगे। आप एक एक करके दो करके देखो। वैसे भी ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना। जहाँ दिक्कत होगी आके मुझसे पूछना, मैं समझा दूंगा, या दोस्तों से पूछना, यही समझा देंगे। समझ गए? रटना ही नहीं, आपको नहीं याद करना, सब आपको निकालना आ जाएगा। समझ गए? तो फ्रॉम इक्वेशन, बस यहाँ से करना क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ABC की वैल्यू ज्ञात करना। सबकी विमेय सूत्र लिखेंगे, घात वात का गुणा उड़ा करा के सब कुछ ठीक ठाक से लिखेंगे, उसके बाद घातों की तुलना कर लेंगे ABC की वैल्यू, और जैसे वैल्यू मिल गई इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, हो गया। समझ गए?
आप सॉल्व भी मत करो तभी हो गया, थोड़ा सरल कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखना टी बराबर के, भैया लिख देंगे एम की घात कितना है ए की वैल्यू कितना है, इसका मतलब है हम लोग को ये बेवकूफ बना रहा था। आवर्तकाल द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं करेगा, क्योंकि इसकी पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 से गुणा अभी गायब होने वाला है, समझ गए। तो अगर बेवकूफ बना रहा है तब भी आप समझ जाओगे कि बेवकूफ बना रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है एल की घात कितना दिया है बेटा, एल की घात बी की वैल्यू कितना है, इसकी घात होगा 1/2, ठीक है, समझते चलना। फिर क्या है बेटा जी, क्या है अच्छा, और जी टू दी पावर कितनी है सी की वैल्यू -1/2 लिख लेंगे, इसकी -1/2। यहाँ तक समझ आया। अब आप सभी जानते हो पहले से, 2-3 जो नए बच्चे हैं वो आप पहले समझ लीजिएगा, किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो उसको हर में ले जाएंगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहले से जानता हूँ है ना। देखो माइनस था, यहाँ प्लस है, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे फिर माइनस हो जाएगा। इतना याद रखो, किसी भी संख्या को अंश से हर में लाएंगे या हर से अंश में ले जाएंगे उसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये याद रखना। दूसरी चीज, कहीं पर लिखा है √a तो यहाँ अंडरस्टूड होता है, कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग मानते हैं 2 लिखा है, और इसका मतलब होता है a की घात 1/2। अगर कहीं लिखा है a का थर्ड रूट यानी थर्ड रूट ऑफ a, इसी को क्यूब रूट भी बोलते हैं ना, घन मूल, तो 3 लिखा जाता है और इसका मतलब होता है a टू दी पावर 1/3, समझ आ रहा है। फोर्थ रूट ऑफ a, यहाँ 4 लिखा होगा, इसका मतलब होगा a टू दी पावर 1/4, समझ आ रहा है। तो अगर इतना समझ गए तो इसको फटाक से कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो आप पहले से जानते हो, अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान m की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखना अगले स्टेप में p बराबर k गुणे 1 गुणे यल की घात 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट ही तो होता है, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे l, और यहाँ देखना जी की घात -1/2, अच्छा नहीं लग रहा है, हर में ले चलेंगे है ना, प्लस हो जाए, तो जैसे जी को हर में ले जाएंगे उसकी पावर +1/2 हो जाएगी, और 1/2 का मतलब रूट होता है, तो हर में लाएंगे और रूट जी लिख देंगे, तो समझ आ रहा है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर ध्यान देना, इसलिए p बराबर के 1 का गुणा कराने कोई मतलब रहा, और जब ये भी है ये भी रूट में है तो होल रूट कर दो l/, यही सूत्र हो गया। बात समझ में आ रही। अब चूंकि जो नियतांक है वो नहीं पता कर सकता बीमीय विधि से, है ना, हम नहीं पता कर सकते, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं प्रयोगों के आधार पर। क्या लिख देते हैं बेटा, प्रयोग किया गया और पता चला k की वैल्यू कितनी है 2π, यही लिख लेना, प्रयोगों के आधार पर या प्रयोग में, यानी कि इन प्रैक्टिकली देखा गया k की वैल्यू कितना है 2π। अब देखो मुझे याद है कि k का मान कितना होगा 2π, तो यहाँ 2π लिख देना लास्ट में, भैया t = 2π√L/g, ये सूत्र था। देखो बीमीय विधि से हम लोगों ने प्राप्त किया। आप लोग को मान लो कोई ऐसा देता है जिसका नियतांक की वैल्यू आपको नहीं पता है एग्जाम में, तो आप यहीं लिख के छोड़ सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा, केवल आपको सूत्र स्थापित करना था। नियतांक हम लोग बीमीय विधि से नहीं ज्ञात कर सकते, कोई नहीं ज्ञात कर सकता, समझ गए। तो ये था पूरा। बताओ ये बेटा तीसरा अनुप्रयोग आपको समझ आया कि नहीं, तीसरा अनुप्रयोग समझ आया कि नहीं, एकदम क्लियर, ठीक है। घर पे जाना, जितना भी एक्सरसाइज में दिया होगा सब करना, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछना। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, लिमिटेशंस, सीमाएं। देखो कोई भी हम लोग नियम पढ़ते हैं, ज़्यादातर जो भी नियम सिद्धांत पढ़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ बाउंड्री होती है कि भैया यहाँ तक काम करेगा, इसके बाद काम, हर चीज़ का होता है लगभग, ठीक है। एक आध कुछ नियम ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है, हर जगह काम करेंगे, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हो ना, तो वो हर जगह स्पेस वगैरह चाहे जहाँ लगा हर जगह काम करेगा, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, इसीलिए उसको यूनिवर्सल बोला जाता है। क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखना जो विमीय विश्लेषण हम लोग पढ़ रहे थे, इतना ज़्यादा फायदा पढ़ लिए हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं, वहाँ काम नहीं करता, उसको भी जानना जरूरी है, नहीं तो फंस जाएंगे। देख लेते हैं, तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। किसी को भी जानते हो किसी के बारे में तो उसका पूरा गुण अवगुण सारी चीज़ जानोगे, तब आप उसको प्रॉपर जज कर पाओगे कितना फायदेमंद है ना। तो ये नुकसान नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं करता, बस वो काम नहीं कर पाता कुछ जगह। तो इसका हेडिंग बनाएंगे हम लोग, हाँ बेटा लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
यानी कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। भैया इसकी बाउंड्री क्या होगी, कहाँ तक ये काम करेगा और कहाँ तक काम, समझ लेते हैं, आसान है, 4-6 पॉइंट में समझेंगे और हर जगह फायदेमंद है ये। सबसे पहले एक एक हम लोग देखते चलेंगे, नंबरिंग करते चलें, इससे आपको समझ में आएगा कितना हम लोगों ने पढ़ा। 4-6 पढ़ लेते हैं जो हमारी योजना है। सबसे पहले आप बताओगे यहाँ का मतलब आप लोगों को समझना होगा विमीय विधि है ना, या विमीय विश्लेषण। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे विमीय विधि से। चलो भैया पहला नंबर समझिए, विमीय विधि से आप बताओगे विमाहीन नियतांकों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ आ गया, पहले समझ आ गया भाई। अभी देखो हम लोगों ने किया है, यहाँ विमाहीन एक नियतांक था कि जिसकी वैल्यू 2 पाई होती है, लेकिन क्या हम विमीय विधि से ज्ञात कर पाए, नहीं कर सकते। तो ये एक इसकी कमी हुई कि भाई ये बता नहीं पाता है कि नियतांक की वैल्यू कितनी है। समझ आ रहा, ओके। और भी देख लेते हैं दूसरा आप बताओगे कि यदि किसी, डायरेक्ट याद रखना भी है, जब विमीय विधि पढ़ रहे हैं तो उसी के लिए सब है। विमीय विधि से विमाहीन नियतांकों को ज्ञात नहीं किया सकता। यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र दिया है, मान लो कोई भौतिक राशि है, उसका विमीय सूत्र दे दिया आपको, तो बहुत सावधानी से समझना इसको, तो वह राशि अद्वितीय, समझा रहा हूं, एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, अद्वितीय नहीं हो सकती। समझा रहा हूं, बिना, जब तक लैंग्वेज नहीं समझ आएगा तब तक नहीं आएगा। देखो यहाँ पर एक शब्द जो है अद्वितीय, इसको आप 10th में पढ़ लेते हो, है ना, जब आप पढ़ते हो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, है ना, 2 वेरिएबल पढ़ते हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो वहाँ पर आपको अद्वितीय बताया जाता है ना। देखो जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा को इंटरसेक्ट करती है किसी एक बिंदु पर, तो उसका हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक, उसकी तरीके से और कोई ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय बोलेंगे। इसका एक ही हल होता है, एक बिंदु का एक ही निर्देशांक आएगा ना जो। तो समझना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यदि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र दिया है तो वह राशि अद्वितीय नहीं है, यानी आप उस विमीय सूत्र से उस राशि को नहीं बता सकते कि केवल वही होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लिखा हो कहीं ML2T-2, बस समझा रहा हूँ, बताओ ये किस राशि से विमीय सूत्र इसका है। आप बताओगे सर ऊर्जा का हो सकता है, ऊर्जा कौन सा ऊर्जा, आप बताओगे सर काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv² का निकालेंगे। सर आप पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh का भी हो सकता है। आप बताओगे सर कार्य का भी हो सकता है, क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आप बताओगे सर बल आघूर्ण का भी हो सकता है, टार्क, टा बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, सबका लंबवत दूरी होती है। ये बढ़िया से समझाऊंगा, अभी तो केवल फार्मूला बताऊंगा, नहीं तो टाइम। समझ आ रहा है, एक भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं होगा नहीं। बल का भैया बताओगे सर MLT-2। देखो बेटा ये हम लोगों ने रटा नहीं है, हम लोग को निकालने का तरीका पता है, अभी पढ़ लेना आपको, बस केवल 4-5 अक्षर याद करने, 4-5 अक्षर। देखो इसमें कहीं भी विमीय सूत्र लिखा है MLT ही तो मिल रहा है। यांत्रिकी में केवल 3 ही याद कर लो, अभी याद करवा दे रहा हूँ। मास माने द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कहीं भी मिले उसका पहला अक्षर कैपिटल में ले लो, हो गया। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, पहला अक्षर L, कहीं भी लंबाई मिले या लिख लो। तीसरा समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, टाइम का पहला अक्षर T, समय का विमा T हो गया। यांत्रिकी में यही तीनों मिलेगा, अभी तक कोई भी विमीय सूत्र पढ़े उस हर जगह MLT मिला होगा, उससे अतिरिक्त मिलेगा ही नहीं। समझ गए, तो निकालना तो सीख गया, बस फार्मूला पता होना चाहिए, सूत्र किसके
किसके पद में? मूल राशियों के पद में, क्योंकि कुल मिला के मूल राशियां 7 हैं और उन्हीं से जितनी भी राशियां सब बनी हैं। तो अगर उन 7 का पता है तो सबका पता है, और उन 7 में से भी 3 का अभी पता चल गया आपको, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यांत्रिकी ही पढ़ेंगे, समझ गए? तो धीरे धीरे आप निकालना प्रैक्टिस, लेकिन पढ़ना जरूरी है। उसको पिछला पढ़ लो, ये समझ में आएगा। ठीक, तो ऐसे देखो, ये MLT -2 हो गया F का, और ये क्या था? R, दूरी था L, दूरी प्रकार की लंबाई है ना, लंबाई का L, इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1, आधार सामान्य गुणे में खाते जुड़ जाएंगे, ML2T-2। बताओ भैया, यही तो है। अद्वितीय नहीं हो सकती, इसका मतलब केवल और केवल कोई एक भौतिक राशि नहीं हो सकती। इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें किसका लिखें? कंफ्यूजन है। तो ये भी कमी हुआ कि नहीं हुआ? अगर कहीं भौतिक राशि लिखी तो उसका विमेय सूत्र लिख देंगे आसानी से, लेकिन कहीं भौतिक राशि इस टाइप का मिल गया तब तो हम उसका विमेय सूत्र मिल गया तो भौतिक राशि लिख ही नहीं पाएंगे। कौन सा है पता नहीं, कौन सा है, तो ये एक इसकी कमी होगी। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, और समझना बेटा, आप बताओगे इनके तीसरा देखो, आप बताओगे यदि ऐसा लिखना, यांत्रिकी में, मैकेनिक्स इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स, जो हम लोग ब्रांच पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यांत्रिकी में वही पढ़ना होगा, उसमें MLT ही मिलेगा। तो वो चीज़ समझा रहा हूँ। यांत्रिकी में यदि कोई भौतिक राशि, क्या बेटा? भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है। सब समझ आएगा, धैर्य बनाना है ना। यहाँ तक समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं है? तो ये भी समझ आएगा। यांत्रिकी में यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर, 2 बार लेंगे, निर्भर करती है, तो इस विधि से, इस विधि का मतलब विमीय विधि से है ना, चलो पूरा लिख दे रहे हैं, विमीय विधि से उनके मध्य या उनके बीच संबंध नहीं स्थापित कर सकते। भैया देखना, उनके बीच संबंध नहीं स्थापित कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते। लॉजिक समझना। यहाँ पर देखो, ये 3 राशियों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है? अब अगर सोचो ये किसी एक और राशि पर निर्भर करता तो हमको तो समीकरण 3 ही मिलता ना। MLT से हमको समीकरण कितना मिलता? 3, 1, 2 और 3, और अज्ञात राशियाँ कितनी हो जाती? 4। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से समझिए, जितनी अज्ञात राशियाँ हैं उतने समीकरण होने चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। 9th में याद करिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जिसमें एक चर रहा होगा, एक के समीकरण से सॉल्व कर देते हैं। जैसे कहीं लिखा रहता होगा 3x + 5 = 0, कहोगे बहुत आसान है यार, हमको एक को समीकरण नहीं चाहिए, इसी से सॉल्व कर देंगे। क्यों? 3x रोकेंगे, प्लस का 5 उधर जाएगा, -5। और किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब उसमें उपस्थित अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, यानी x की वैल्यू ज्ञात करना। तो आप 3 गुणे में उधर भेज देना 5, x = 5/3, तो सॉल्व हो गया। समझ गए? लेकिन अभी मैं यही कह दूं कि भैया 5 की जगह हुआ ये लिख दो, आप सॉल्व करो तो क्या ना, हो ही नहीं सकता। 2 चर राशि, एक ही समीकरण, एक समीकरण और दो हमको जिसमें x y हो, हम सॉल्व कर देंगे, है ना? और नहीं भी होगा, एक है तो एक को 0 गुणे लिख देंगे, तब भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? इसलिए आप बताओगे, अच्छा 3 होता x y z तो 3 समीकरण चाहिए। तो भैया जब 3 से अधिक राशि है तो 4 समीकरण चाहिए हम लोगों को, और वो मिलेगा नहीं, MLT से 3 ही मिलेगा। तो इसलिए हम उनके बीच संबंध स्थापित, समझ आ गया? और देखते हैं, और भी है, समझते चलो, जहां दिक्कत होगी वहां बताना। चौथा समझना बेटा, इधर 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 समझना। अगर हम कहें कि त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे sin x
कामा cos x कामा tan x, ऐसे 6 हुए ना, ये सब क्या कहलाएंगे? त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय अनुपात इंपॉर्टेंट है ये भैया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी sin x cos x tan x इस प्रकार से, या फिर कामा करके लिखेंगे चरघातांकी चरघातांकी फलन, जैसे e⁻x, समझ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, याद आया? आप लोग पढ़ रहे होंगे अवकलन वगैरह तो उसमें मिल रहा होगा ना। और ये सबसे बेशरम फलन यही है ना, e⁻x, इसका चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो यही रहता है, याद रखना है ना। चलो हाँ पढ़ाए हो, अच्छा अभी भेज दूंगा, अभी तक भेजा नहीं हूँ, ठीक है ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो, है ना, चरघातांकी फलन हो, इसका है भी बार बार देखता रहता है ना, थोड़ा धैर्य रखो। चरघातांकी फलन ये हो गया, और देखना कामा करके लघुगणकीय जैसे कहीं लिखा हो log ऑफ x बेस c, इस टाइप से कुछ भी हो ऐसा, तो लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात चरघातांकी फलन कामा लघुगणकीय फलन। यदि किसी समीकरण में पद है, मान लो यदि किसी समीकरण में क्या है, इन सबका पद है ना, ऐसे लिख दें, यदि किसी समीकरण में इनका पद है तो उस समीकरण का विश्लेषण विमीय विधि से नहीं कर सकते। अगर कहीं लॉगरिथम फंक्शन मिल गया, log x एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया, या फिर आपको कहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिल गया, बात समझ में आ रही है, तो उन सबका अगर किसी समीकरण में एक पद के रूप में है तो उन सबका विमीय विधि से विश्लेषण नहीं कर सकते। लॉजिक समझना, ये महत्वपूर्ण कहाँ होगा, ध्यान समझना। आप बताएंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, बस इसका समझ लो इतना। आप बताओगे इसमें किसमें त्रिकोणमितीय फलन, ऐसे लिख दें त्रिकोणमितीय अनुपात कामा चरघातांकी व लघुगणक पद बीमाहीन होते हैं। ये याद रखना, क्या होंगे बेटा? बीमाहीन। तथा ये भी याद रखना, इसमें जो x है, इसमें हर जगह जो x आ रहा है, जैसे ये x, यहाँ पर x, ये भी बीमाहीन है, मतलब ये पूरा तो बीमाहीन होगा, ये भी बीमाहीन है ना। तो आप बताएंगे तथा x भी बीमाहीन है, ऐसे आप इसको बॉक्स में करके लिख सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं आपको दे दिया कि भैया आप बताइए साइन x का विमीय सूत्र बताइए, तो आप एक लिख देंगे, बीमाहीन लिख देंगे ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अनुपात होता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे? लंब बटे कर्ण, लंब भी लंबाई, कर्ण भी लंबाई, लंबाई का यल और नीचे भी लंबाई, लंबाई का यल, l⁻⁻1 0 बीमाहीन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर हम बात करें केवल यक्स की, तो यक्स क्या है? तो आप बताएंगे सर कोण है। कोण बराबर क्या होता है बेटा? चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे, वो भी बीमाहीन है ना, लंबाई बटे लंबाई। समझ पा रहे हो? तो इस पूरे की वैल्यू भी बीमाहीन होगी, मतलब पूरे का विमीय सूत्र क्या होगा?
एक विमाहीन होगा, साइन पास्ट टेन या e टू द पावर x log x। और इसमें जो यक्स जहाँ जहाँ प्रयुक्त हुआ है उसका भी विमीय सूत्र क्या होगा, एक, यानी विमाहीन होगा। कोई डाउट? और भी लिख सकते हो, ध्यान देना। आप बताएंगे कितना हो गया, 4, 5, पांचवा देखिए। इस विधि से, इस विधि का मतलब बेटा विमीय, हाँ विमीय विधि से केवल गुणनफल से प्राप्त फलन के अतिरिक्त इस विधि से, ऐसा लिखना बेटा, क्या लिखेंगे, इस विधि से गुणनफल से प्राप्त अन्य फलन के अतिरिक्त गुणनफल से प्राप्त अन्य फलन के अतिरिक्त फलन को विमीय, समझा रहा हूँ, विमीय विधि लिखा तो है, विमीय विधि से गुणनफल से प्राप्त अन्य फलन के अतिरिक्त फलन को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी संबंध स्थापित नहीं किया सकता। समझ आ रहा है? व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, समझा रहा है? जैसे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको कैसे करोगे? ये तो प्लस और माइनस वाला है ना, तो प्लस माइनस वाले को कैसे संबंधित करोगे? प्रोपोर्शनल में नहीं कर पाएंगे ना। तो याद रखना जब गुणनफल के रूप में होगा, जैसे अभी हम लोगों ने किया, आपको सीधा सीधा समझ आ रहा होगा। यहाँ पर ये सभी के सभी क्या थे, गुणनफल के रूप में, आराम से प्राप्त कर लिए। यहाँ पर देखो बेटा योगफल और अंतर के रूप में है, जैसे प्लस भी हो सकता है माइनस भी, जब रिटार्डेशन होगा यानी त्वरण बंधन होगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस संयोजित जो समीकरण है उसको हम लोग विमीय विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। समझ आ रहा है कि जबरदस्ती आ रहा है ना? एक और देख लो, जैसे आप लिखते हो v बराबर u प्लस AT, ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर? प्लस या माइनस आके तो कैसे कर पाओगे? प्रोपोर्शनल का सिंबल कैसे लगाओगे? समझ गए? किस पर निर्भर करना। तो ये चीज हो गया। अब देखना बेटा, और छठों बात, पांचों बात, छठवां देखना। आप कहोगे यदि कोई भौतिक राशि, यदि कोई भौतिक राशि, बहुत सारे हैं बेटा, बस यही बंद कर दूंगा ना। जो इंपॉर्टेंट था हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, ये वाला है ना। अगर आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बाकी सब तो हम जानते भी, वैसे भी जानते हैं, नहीं कर सकता है ना। ओके, आप लिखेंगे यदि कोई भौतिक राशि तीन राशियों पर, किस पर बेटा? तीन राशियों पर निर्भर करता है, मान लो कोई भौतिक राशि है, तीन राशियों पर निर्भर करता है, जैसे हम लोग पिछली बार अभी समझे थे, ठीक है। तीन राशियों पर निर्भर करता है तथा उनमें से दो की विमाएं समान है। क्या है बेटा? दो की विमाएं समान है, तो इनके मध्य विमीय विधि से समीकरण नहीं स्थापित कर सकते। इनके मध्य विमीय विधि से संबंध, क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, आप सही समझ रहे, नहीं स्थापित कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप समझ पा रहे होंगे।